ओके बच्चों, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने हेलिकल पाथ के बारे में पढ़ा था, है ना। और लास्ट में जब हमने अभी बस पिच के बारे में पढ़ा। अब देखो, जैसे हमसे कहा जाए कि भाई भाई सिचुएशन ले रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में है, पार्टिकल की वेलोसिटी u है, थीटा एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, और तो हमने देखा था भाई पाथ जो होगा वो इसका हेलिकल होगा। मान लो हमसे कहा जाए कि फाइंड एक्स वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट्स एट टाइम t। तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों? एक्स कोऑर्डिनेट का तो बड़ा सिंपल सा हिसाब है, वो तो u cos थीटा इंटू टी हो जाए। वाई जेड प्लेन में इसके मोशन की बात करूं, कोऑर्डिनेट एक्सिस को इस तरह से रोटेट कर दें हम 90 डिग्री एंगल से, तो मेरे पास कुछ ऐसा बन जाएगा, वाई एक्सिस विल रिमेन इंटैक्ट, पॉजिटिव जेड एक्सिस लेफ्ट में चला जाएगा, एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस बाहर आ जाएगा, और राइट साइड में हो जाएगी क्या, नेगेटिव जेड एक्सिस। और वाई जेड प्लेन में अगर पार्टिकल का मोशन देखें हम, तो शुरू में u साइन थीटा वेलोसिटी थी उसके पास, और वो इस तरह के पाथ में मूव करेगा, वाई जेड प्लेन की जहां तक बात है तो ऐसा पाथ। और रेडियस जो वाई जेड प्लेन में बनेगी वो बनेगी एम यू साइन थीटा डिवाइडेड बाय क्यू बी। टी इक्वल टू जीरो पे तो ओरिजिन पे ही है, वाई और जेड कोऑर्डिनेट दोनों जीरो है। एंगुलर वेलोसिटी अगर पता करनी है वाई जेड प्लेन में रोटेशन की, तो वो u बाई आर वाई जेड ऐसा लिख सकता हूँ, तो वो वैल्यू क्यू बी बाई एम ही आएगी, u साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर वाई जेड, तो इट विल कम आउट टू बी क्यू बी बाई एम। तो टी टाइम पे क्या होगा, लेट्स से आई कंसीडर दिस एंगल एज थीटा, तो थीटा थीटा क्या, ये एंगल हो जाएगा बेसिकली कितना बेटे, ओमेगा टी। हाँ, ये वाला एंगल जो हो जाएगा, दिस एंगल विल बिकम ओमेगा टी। इस रेडियस को मैं आर वाई जेड लिख देता हूँ, तो जो इसका वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो हो जाएगा आर वाई जेड इंटू साइन ओमेगा टी, दैट इज एम यू साइन थीटा बाई क्यू बी इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी। ओमेगा को क्या लिखूंगा, क्यू बी बाई एम इंटू, और जो z कोऑर्डिनेट इसका हो जाएगा वो नेगेटिव होगा, इतनी वैल्यू लिखनी पड़ेगी मेरे को, तो एक माइनस साइन तो पहले लगा देता हूँ, आर वाई जेड माइनस आर वाई जेड कॉस ओमेगा। तो आर वाई जेड यहाँ से कॉमन आ गया, वन माइनस कॉस ओमेगा टी,
तो आर वाई जेड को क्या लिख देंगे बेटे, एम यू साइन थीटा बाई क्यू बी इंटू 1 - कॉस ऑफ क्यू बी बाई एम इंटू, यस। हेलो सर। हाँ बेटे बोलो। सर वो जेड कोऑर्डिनेट वापस बताइए ना, हाँ हाँ वाई वाला समझा था। देखो बेटे, जेड कोऑर्डिनेट का देखो तुम, ये वो वाई जेड प्लेन में सर्कल बन रहा है ना, और आपकी ये जो लाइन है, दिस लाइन इज वाई एक्सिस, और ये जो लाइन, दिस लाइन इज जेड एक्सिस, और इधर क्या है बेटे, दिस इज पॉजिटिव जेड, इस तरफ नेगेटिव ना, और ये पार्टिकल का एक तरीके से उसके सेंटर के रिस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर हो गया। ये एंगल बन गया कितना बेटे, ओमेगा टी, टी इक्वल टू 0 पे यहाँ पे था, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से चल रहा है तो टी टाइम पे इधर पहुंच गया। अब हमने इस पॉइंट से यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो हमें ये वाली डिस्टेंस निकाल, ये डिस्टेंस जो आ जाएगी तो उस डिस्टेंस का नेगेटिव कर दूंगा मैं, तो मेरे को जेड कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, राइट। अब ये क्या है, आर वाई जेड है, एम यू साइन थीटा बाई क्यू बी, ये जो डिस्टेंस है ये हो जाएगी आर वाई जेड कॉस ओमेगा, राइट। और ये पूरा आर है, तो आर में से आर वाई जेड कॉस ओमेगा टी सब्ट्रैक्ट करूंगा तो इतना डिस्टेंस मिल जाएगा मेरे, आर वाई जेड में से आर वाई जेड कॉस ओमेगा टी सब्ट्रैक्ट कर, और क्योंकि नेगेटिव साइड पे है तो एक माइनस साइन भी लगा दूंगा। हाँ सर समझ गया। अभी समझा। तो ये इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, इसी क्वेश्चन में हमसे पूछा जाए, कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इन टाइम t। तो वो कितना होगा बेटा? इसका सॉल्यूशन बड़ा आसान है। डिस्टेंस को आप u इंटू टी लिख सकते हो, वाई, बिकॉज स्पीड इज कांस्टेंट।
गुड। क्या स्पीड कांस्टेंट रहेगी पार्टिकल की? ये हमने पढ़ा है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सिर्फ डायरेक्शन ऑफ मोशन को ही बदल सकता है, स्पीड को बदल नहीं सकता। और यहाँ पे तो सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड ही है, तो इसलिए स्पीड को हम निश्चित रूप से बोल सकते हैं कि कांस्टेंट ही रहेगी। हमसे कहा जाए कि वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द पार्टिकल एट टाइम टी बता। तो देखो, जाहिर सी बात है कि वेलोसिटी वेक्टर को हम बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप ऐसा लिख सकते हैं, जहां पर x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी तो हमेशा u cos थीटा ही बना रहेगा, y और z कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हमको लिखने हैं। अब ये y और z कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटीज किस तरह से लिखेंगे बच्चों? देखो, ये yz प्लेन में पार्टिकल का पाथ है, और ये डायरेक्शन नेगेटिव z एक्सिस, और ये लाइन जो है वो y एक्सिस। ठीक है। और अगर आप देखोगे तो कुछ ऐसा, टी टाइम पर इसका पोजीशन वेक्टर ओमेगा टी एंगल बना रहा हो, वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी? इस पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर, है ना। ये yz कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, इसका मैग्नीट्यूड u sin थीटा है, yz प्लेन में जो वेलोसिटी का प्रोजेक्शन है। तो अगर ये u sin थीटा है तो इसके कंपोनेंट कर लेते हैं अपन, ये ओमेगा टी है, दिस एंगल विल आल्सो बी ओमेगा टी, ये 90 माइनस ओमेगा टी एंगल आ जाएगा। तो वेलोसिटी का z डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट आ रहा है? u sin थीटा इंटू कॉस 90 माइनस ओमेगा टी, मतलब साइन ओमेगा टी। और y डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट आ रहा है? u sin थीटा इंटू साइन 90 माइनस ओमेगा टी, मतलब कॉस ओमेगा टी। तो ये हो जाएगा u cos थीटा y कैप प्लस बी वाई को लिखेंगे u sin थीटा इंटू कॉस ओमेगा टी जे कैप माइनस u sin थीटा इंटू साइन ओमेगा टी। ये ऐसा वेलोसिटी वेक्टर पार्टिकल का। इसका आप मैग्नीट्यूड निकालो किसी भी इंस्टेंट पे, दैट विल कम आउट टू बी q ओनली। अच्छा, इस हेलिकल पाथ, हाँ बेटे बोलो। वो u sin थीटा स्पीड कैसे लिया? मैं समझा नहीं बेटे, क्या बोल रहे हैं? वो जो u sin थीटा लिखा है ना, हाँ, जिसको कंपोनेंटाइज किया है, वो कैसे लिखा है? ये u sin थीटा कैसे आया? भाई देखो, हमें ये पता है कि इस yz प्लेन में इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल की u sin थीटा थी, u cos थीटा वाज अलोंग x एक्सिस यस सर। एंड u sin थीटा वाज अलोंग y एक्सिस, है ना। यस सर। और पार्टिकल पे जो फोर्स लग रहा है वो v क्रॉस b के हिसाब से देखोगे तो इस डायरेक्शन में लग रहा है ना, q u b sin थीटा, ऐसा फोर्स लग रहा है पार्टिकल। और देखो, ये जो फोर्स है वो इस वेलोसिटी के कंपोनेंट के परपेंडिकुलर, तो शुरू में वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आएगा,
फिर जैसे ही पार्टिकल की वेलोसिटी थोड़ी एंगल से रोटेट हो जाएगी, फिर से क्या होगा, फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो फिर से हम देखेंगे कि कोई चेंज इसमें नहीं आएगा, है ना। तो ऐसा करते करते आप चलोगे तो क्या होगा बेटे, आप पाओगे कि ये जो u साइन थीटा वाला जो कंपोनेंट है ये भी कांस्टेंट ही रहेगा, उसमें भी कोई चेंज, वो हमेशा u साइन थीटा का u साइन थीटा ही रहेगा। वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है yz प्लेन में, दैट विल ऑलवेज रिमेन u साइन। ठीक है सर। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो भाई, देखो ओवरऑल स्पीड u ही रहने वाली है इसकी, है ना। हाँ तो सर। u स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर। अब vx स्क्वायर तो u cos थीटा ही रहेगा, क्योंकि उधर तो कोई फोर्स लग नहीं रहा, हाँ तो u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। इस पूरी इक्वेशन को स्क्वायर कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, u स्क्वायर इज u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, सॉरी यहाँ पर आएगा vy एंड vz VZ प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर। तो vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, U u स्क्वायर स्क्वायर cos माइनस u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, दैट इज u स्क्वायर साइन sin स्क्वायर। मतलब yz प्लेन में जो रिजल्टेंट वेलोसिटी इसकी आ रही है, दैट विल ऑलवेज रिमेन u साइन थीटा, है ना। तो ये t टाइम पर भी हमने इसको सीधे कितना मान लिया, u U साइन sin। थीटा। ठीक है सर। अब देखो इसमें कुछ, ये तो हुआ वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के साथ कुछ थीटा एंगल बना रही थी और मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म था, है ना। अब इसमें मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो, अगर कुछ इस तरह का केस हो जाए कि ये x डायरेक्शन है, ये y है, और इधर बाहर z आ रहा है, ठीक है। हमसे कहा जाए हमने पार्टिकल को एक्स वाई प्लेन में इनिशियल वेलोसिटी दी u एट एन एंगल थीटा विद द x एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड x डायरेक्शन में है, यूनिफॉर्म है, और x डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों यूनिफॉर्म फील्ड। तो अब इसको हम कैसे सॉल्व करें, कैसा पार्टिकल का पाथ होगा, क्या होगा, ये सारी बातें आपको पता कर। फिर से हम एक बात बोल सकते हैं कि फोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड will act only in yz plane, and force of electric field will act only along x axis। मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स सिर्फ लगेगा yz प्लेन में, इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स लगेगा सिर्फ along x एक्सिस। तो अगर x डायरेक्शन की मैं बात करूं तो इनिशियल वेलोसिटी का x कंपोनेंट है u cos थीटा, और एक्सेलरेशन का x कंपोनेंट है कितना, q e बाई m। तो डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन कितना हो जाएगा, q cos थीटा इंटू t प्लस हाफ q e बाई m इंटू t स्क्वायर। ये डिस्प्लेसमेंट का x कंपोनेंट इतना हो जाएगा, ठीक है। yz प्लेन में अगर हम बात करें तो देखो, आफ्टर वी rotate this principal this coordinate axis like this, तो y इधर हो जाएगा माइनस z, इधर हो जाएगा प्लस z, और बाहर हो जाएगा क्या, x एक्सिस।
तो वाईजेड प्लेन की जहां तक बात है बच्चों, इसमें तो फिर से वही स्थिति आ गई कि वेलोसिटी u sin थीटा है ना, मैग्नेटिक फील्ड x एक्सिस के अलॉन्ग। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वाईजेड प्लेन में कोई फोर्स नहीं आ रहा, तो वाईजेड प्लेन में तो अभी एक ही फोर्स लग रहा है, वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, इधर पॉजिटिव z एक्सिस आएगा और नेगेटिव z, वो इधर आ जाएगा q u sin थीटा इंटू। तो वाईजेड प्लेन में तो इसका पाथ वही सर्कुलर ही होगा, तो रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ इन वाईजेड प्लेन विल बी mu sin थीटा बाई q। इलेक्ट्रिक फील्ड वाईजेड प्लेन के मोशन को अफेक्ट नहीं कर रहा है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट अप्लाइंग एनी फोर्स इन वाईजेड प्लेन, वो तो एक्स डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। तो बेसिकली देखो इसमें भी क्या होगा, इसमें अगर हम इसके ओवरऑल पाथ की बात करें, इस तरह से कोऑर्डिनेट एक्सिस ले रहा हूं मैं, वाई एक्सिस, नेगेटिव जेड एक्सिस और ये पॉजिटिव जेड एक्सिस, और इधर आएगा क्या, एक्स एक्सिस। तो इस तरह का पाथ, लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान दो बच्चों के, इस पाथ का जो पिच है ना, वो धीरे धीरे बढ़ता जाए, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में नाउ इट हैज एक्सेलरेशन, तो दिस पिच विल कीप ऑन इंक्रीजिंग विद टाइम। पहले वाले टाइम में कम दूरी चलेगा, दूसरे वाले में ज्यादा, फिर और ज्यादा, फिर ये जो पिच है, दिस पिच विल कीप ऑन इंक्रीजिंग विद टाइम, पिच विल कीप ऑन। ठीक है, सर ये बात समझ में आती है भाई? सर हाँ बेटे। जो हम लोग फोर्स लगा, जो क्यू फोर्स एक्स डायरेक्शन में लग रहा है ना, और क्यू 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 यू बी साइन थीटा भी लग रहा है, वो दोनों जो फोर्स है वो यू साइन थीटा के परपेंडिकुलर है ना, तो वो दोनों ये सर्कल वाली इक्वेशन, सर्कल वाले फोर्स के इक्वेशन में नहीं लिखेंगे? नहीं 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 नहीं, देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स है ना क्यू ई, वो तो ऐसे लग रहा, ठीक है। हाँ अब ये u साइन थीटा के परपेंडिकुलर तो है ये वाला फोर्स, है ना, लेकिन ये फोर्स yz प्लेन के मोशन को अफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि देखो ये QE विल ऑलवेज रिमेन परपेंडिकुलर टू yz प्लेन, will always be along x axis। जबकि ये जो क्यू यू बी साइन थीटा वाला जो फोर्स है ना, इसकी डायरेक्शन देखो वेलोसिटी के साथ लिंक्ड है, जैसे जैसे वेलोसिटी की डायरेक्शन बदलेगी, इस क्यू यू बी साइन थीटा वाले फोर्स की डायरेक्शन भी बदलती जाएगी, ठीक है। तो ध्यान दो कि सर्कुलर पाथ को तो वही फोर्स अफेक्ट करेंगे ना जो सर्कुलर पाथ के प्लेन में लाई कर रहे हैं। भाई हम हाँ इक्वेशन क्या लिखते हैं, नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, ऐसा ही तो लिखता है। तो क्या ये क्यूई का फोर्स सेंटर की तरफ आ रहा है क्या, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, तो इट इज नॉट टुवर्ड्स द सेंटर। हाँ से समझ गया। और देखो जो अपन ये परपेंडिकुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में बात करते हैं, तो इस
इसके एनालिसिस का पीछे का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या होता है कि एक्स डायरेक्शन के फोर्स जो हैं वो वाई और जेड डायरेक्शन के मोशन को अफेक्ट नहीं करते। वाई डायरेक्शन का फोर्स एक्स और जेड डायरेक्शन के मोशन को, मतलब इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मोशन को आप इंडिपेंडेंटली एनालाइज कर सकते है ना। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की ये खास बात होती है कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो मोशन होगा पार्टिकल का, दैट कैन बी इंडिपेंडेंटली एनालाइज्ड। एक्स कैन बी एनालाइज्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ वाई एंड जेड, वाई एंड जेड कैन बी एनालाइज्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्स। हाँ सर, समझ गया। सर मतलब जो वाईजेड प्लेन में सर्कुलर मोशन हो रहा है वो हमेशा यूनिफॉर्म रहेगा ना? क्या बेटे? सर जो सर्कुलर मोशन हो रहा है यूनिफॉर्म, YZ प्लेन में, यूनिफॉर्म, बिल्कुल यूनिफॉर्म रहेगा, बिल्कुल यूनिफॉर्म रहेगा, क्योंकि वाईजेड प्लेन में जो वेलोसिटी है यू साइन थीटा, उसका मैग्नीट्यूड चेंज करने वाला कोई फोर्स है ही नहीं। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी तभी चेंज होगा जब फोर्स का कंपोनेंट वेलोसिटी की डायरेक्शन में आए। अगर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही है फोर्स, तो फिर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो सकता। हाँ सर। ठीक है बेटा। अब देखो इसमें क्या है, और हम एग्जाम्पल इसमें लेते हैं। एक बड़ा इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, देखो। कुछ इस तरह का। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमें दी हुई है गोइंग इनटू द प्लेन, ठीक है, यूनिफॉर्म। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है अलोंग एक्स एक्सिस, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी यूनिफॉर्म। और ऐसा, ठीक है। वेलोसिटी के बारे में मान लो हमसे कहा जाए कि मान लेते हैं एट टी इक्वल टू 0 वेलोसिटी इज 0, ऐसा। at t equal to 0 velocity is 0 and particle was at origin, and particle was at, तो हमें क्या करना है, find velocity and position of particle at time find velocity and position of particle at time t।
अब देखो क्या होगा बेटे, टी, क्या इस पार्टिकल पे z डायरेक्शन में कोई फोर्स लगेगा क्या? नहीं सर। z डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगेगा, सिंस मैग्नेटिक फील्ड इज along z axis. Magnetic force will not have any component along z axis. ठीक है, and force of electric field will always be along x axis. इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स हमेशा x एक्सिस के अलोंग लगेगा। इसका मतलब क्या है, z डायरेक्शन में कोई फोर्स इस पे लगेगा ही नहीं कभी। अच्छा, z डायरेक्शन में शुरू में कोई वेलोसिटी थी नहीं, इसका मतलब क्या है, particle will never acquire velocity along z axis. z एक्सिस के अलॉन्ग पार्टिकल के पास कुछ वेलोसिटी आ ही नहीं पाएगी। ठीक है, पार्टिकल विल नेवर एक्वायर एनी वेलोसिटी अलॉन्ग z एक्सिस। अच्छा, अब होगा क्या, देखो एट t इक्वल टू 0, शुरुआती इंस्टेंट की बात करें अगर, तो एट t इक्वल टू 0 मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स तो 0 ही हो जाएगा क्योंकि वेलोसिटी 0 है। तो जो नेट फोर्स होगा वो QE हो जाएगा, आई कैप एक्स एक्सिस के लॉन्ग लाइन। इसका मतलब एक्सेलरेशन t इक्वल टू 0 पर कितना हो जाएगा बेटे, QE बाई m आई कैप। दिस विल बी एक्सेलरेशन कब, एट t इक्वल टू 0। एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 0 इज QE बाई m आई कैप। ठीक है, तो इतना x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है t इक्वल टू 0 पे, तो पार्टिकल थोड़े dt टाइम में x डायरेक्शन में थोड़ी सी स्पीड एक्वायर करेगा। अब जैसे ही x डायरेक्शन में थोड़ी सी स्पीड एक्वायर करेगा पार्टिकल, मैग्नेटिक फील्ड क्योंकि इनटू द प्लेन है, v क्रॉस b करोगे तो क्या होगा, पार्टिकल पर थोड़े टाइम बाद, एट सम टाइम लेटर, मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स ऊपर लगेगा। तो इसका मतलब ऊपर की तरफ भी थोड़ी सी स्पीड एक्वायर करने लगेगा, तो इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी थोड़ी इस डायरेक्शन में हो जाएगी, मतलब इसका पाथ थोड़ा ऐसा होने लगेगा। ठीक है, एक्स वाई प्लेन में ही चलेगा, ध्यान दो। और जैसे ही पाथ ऐसा हुआ, वेलोसिटी कुछ रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में हुई, तो अब मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स इधर लगने लगे और इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स तो एक्स एक्सिस के अलोंग लगे। मतलब मैग्नेटिक फील्ड का जो फोर्स होगा वो धीरे धीरे एक्स वाई प्लेन में लगने लग जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड का तो हमेशा एक्स डायरेक्शन में ही लगेगा। ठीक है, ध्यान दो, पाथ ऑफ पार्टिकल विल रिमेन इन एक्स वाई प्लेन, प्लेनर पाथ में ही चलेगा। z डायरेक्शन में ना तो शुरू में हमने कोई वेलोसिटी दी, ना ही z डायरेक्शन में कोई फोर्स था, तो z डायरेक्शन में तो कभी जाएगा ही। अब देखो, इसको समझने के लिए क्या है, हम ऐसा मान लेते हैं कि इसका ऐसा कुछ पाथ हुआ और एट टाइम t उसकी वेलोसिटी कुछ इस डायरेक्शन में आई। लेट
velocity at time t be equal to vxi cap plus vy j cap. Velocity at time t will be equal to vxi cap plus vy j cap. Magnetic field going into the plane है, तो v क्रॉस b करूंगा मैं, तो फोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा बेटे, q इंटू v क्रॉस b vxi कैप प्लस vy j कैप क्रॉस विद माइनस b k कैप. तो ये माइनस क्यू बी को अलग लिख देते हैं. वी एक्स आई क्रॉस के करेंगे तो आई जे के होता है, आई क्रॉस के करोगे तो माइनस जे आ जाएगा, और जे क्रॉस के करोगे तो आई कैप आ जाएगा, तो प्लस वी वाई आई कैप. तो ये आ जाएगा माइनस क्यू बी वी वाई आई कैप प्लस क्यू बी वी एक्स जे कैप. ये मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स इतना आ जाएगा. तो नेट फोर्स पार्टिकल पे कितना हो जाएगा बेटा, क्यू ई आई कैप, तो क्यू ई माइनस क्यू वी वाई बी कितना आई कैप प्लस क्यू वी एक्स बी कितना जे कैप. ये किसी जनरल टी टाइम का फोर्स आ गया. तो एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स कितना आ गया बेटे, क्यू इंटू ई माइनस वी वाई इंटू बी, और y कंपोनेंट ऑफ फोर्स कितना आ गया, q इंटू वी एक्स इंटू. तो एक्सेलरेशन का x कंपोनेंट कितना आ जाएगा, q बाई एम इंटू ई माइनस वी वाई इंटू बी, और एक्सेलरेशन का y कंपोनेंट आ जाएगा q वी एक्स बी बाई. ध्यान दो, इसको हम डी वी एक्स बाई डी टी लिख सकते हैं, और इसको डी वी वाई बाई डी टी. ठीक है, इसको लिख सकता हूँ डी वी एक्स बाई डी टी, इसको लिख सकता हूँ डी वी वाई बाई डी टी. तो ये दो इक्वेशन बन गई हमारे पास अलग अलग. इनको दोबारा से अपन लिख लेते हैं. डी वी एक्स बाई डी टी किसके बराबर आ गया, एस क्यू इंटू ई माइनस वी वाई इंटू डी के बराबर, और डी वी वाई बाई डी टी किसके बराबर आ गया, क्यू इंटू डी एक्स इंटू डी के. है ना. अब देखो, आप ऐसा करो, इस इक्वेशन 1 जो है इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम. डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू टी. तो LHS में क्या बन जाएगा, d2vx by dt स्क्वायर इज इक्वल टू QE का डिफरेंशिएशन 0 और माइनस QB इंटू dvy by dt. ये इक्वेशन नंबर 3. तो dvy by dt कितना आ गया, माइनस 1 बाई QB इंटू d2vx by dt स्क्वायर. इससे इक्वेशन 3 में वैल्यू पुट कर दो, तो dvy by dt की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, माइनस 1 बाई QB इंटू d2vx by dt स्क्वायर इज इक्वल टू QVX इंटू B. ये क्या किया मैंने, फ्रॉम 2 एंड इक्वेशन 2 और 3 से ये वैल्यू मेरे पास आ. इसको कुछ इस फॉर्म में लिख लो आप,
d2 vx by dt square is equal to एक m भी आएगा डिवाइड बाई m, यहाँ पर भी डिवाइड बाई m आएगा। डिफरेंशिएट करेंगे तब भी यहाँ पर एक m आएगा। और m और यहाँ पर m आएगा। तो d2 vx by dt स्क्वायर कितना आ जाएगा बेटे? q माइनस ऑफ क्यू बी बाई एम का होल स्क्वायर इंटू वी एक्स माइनस ऑफ क्यू बी बाई एम का होल स्क्वायर इंटू वी, ये ऐसी वैल्यू इसकी। तो वी एक्स कितना आ जाएगा? देखो अब ये इस इक्वेशन को समझो आप, और थोड़ी देर के लिए अपन क्यू बी बाई एम को कुछ कांस्टेंट मान लेते हैं। क्यू बी बाई एम को कांस्टेंट मान लो कुछ ओमेगा। तो ये देखो ये एस एच एफ के जैसी इक्वेशन बन गई है। मतलब इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है, एसएचएम की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है बेटे? d2x by dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ऐसी होती। तो x का सॉल्यूशन साइनोसॉइडल आ जाता है। तो यहाँ पर भी x की जगह vx है, तो vx का सॉल्यूशन साइनोसॉइडल आ जाएगा। vx इज इक्वल टू vx नॉट इंटू साइन ओमेगा टी प्लस, और फाई की वैल्यू तो जीरो आ जाएगी, हमें पता है एट टी इक्वल टू जीरो वेलोसिटी का x कंपोनेंट जीरो था। इसका मतलब vx को मैं लिख सकता हूँ vx नॉट इंटू साइन ओमेगा टी। अब अगर ये vx नॉट की वैल्यू आपको पता लगानी है तो पता लगाना भी आसान है। कैसे? इस इक्वेशन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो dvx by dt आ जाएगा। उसको लिख सकते हैं vx नॉट ओमेगा cos ओमेगा टी। हाँ, अगले पेज पे देखो dvx by dt कितना आ गया है? vx नॉट ओमेगा इंटू cos ओमेगा टी। अब ये dvx by dt क्या है? एक्सेलरेशन का x कंपोनेंट। दिस इज vx नॉट ओमेगा cos ओमेगा टी। नाउ एट t इक्वल टू 0 एक्सेलरेशन का x कंपोनेंट कितना हो जाएगा? इस इक्वेशन में t को 0 कर दो तो vx नॉट ओमेगा के बराबर आ जाएगा। अब हमें पता है कि t इक्वल टू 0 पर एट t इक्वल टू 0 मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स तो 0 था, तो एक्सेलरेशन का x कंपोनेंट सिर्फ QE बाई m था। तो इन दोनों को इक्वेट कर दो, vx नॉट ओमेगा इज इक्वल टू QE बाई m। तो vx नॉट की क्या वैल्यू आ जाएगी बेटे? QE बाई m ओमेगा। एंड व्हाट वाज ओमेगा? ओमेगा को हमने QB बाई m अज्यूम किया था, ये वैल्यू E बाई B के बराबर। तो एट टाइम t वेलोसिटी का x कंपोनेंट कितना आ गया बेटे? E बाई B इंटू साइन ओमेगा टी, दैट इज QB बाई m इंटू ये x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एट टाइम t इतना आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये यहाँ तक बात समझ में आई सबको? सर हम्म सर ये पार्टिकल का हम लोग ने मतलब
पूरा सॉल्यूशंस किया तो हम लोग को साइनोसॉइड मतलब एसएचएम जैसा कुछ आया, तो फिर इसका मोशन एग्जैक्टली कैसा होगा वो बताइए नहीं। इसका मोशन एग्जैक्टली अभी बताते हैं तुमको, है ना। इसका मोशन जो होगा ना बेटे, उसकी इक्वेशन हम अभी डिराइव कर लेंगे। वैसे मैं तुम्हें बता दूं, इसका मोशन साइक्लॉइडल होगा। कैसा होगा, उसको उस पाथ को क्या बोलते हैं, साइक्लॉइडल। देखो जैसे क्या हुआ था, पार्टिकल को हमने ऐसा ओरिजिन पे छोड़ा था, शुरू में एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी आई और धीरे धीरे इसका पाथ ऐसे चेंज होता गया। एक टाइम आएगा कि जो देखो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स, जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में भी बढ़ता जाएगा। तो फिर इसका पाथ ऐसा हो जाएगा, कुछ ऐसा, है ना। साइक्लॉइड जैसे साइकिल जब मूव करती है तो उसकी सरफेस पर जो पॉइंट्स होते हैं ना, उनका पाथ कैसा होता है, उस तरह का पाथ होगा। मतलब क्या है, ये रोटेट भी करता जा रहा है और आगे भी जाता जा रहा है, बट द पाथ विल बी प्लेनर। वो 3 डायमेंशनल पाथ नहीं होगा, प्लेनर पाथ ही होगा, है ना। अपन पूरी इक्वेशन डिराइव करेंगे इसकी। मतलब साइक्लॉइडल बेसिकली क्या होता है, सर्कुलर पाथ अबाउट अ अबाउट अ पॉइंट विच इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। ऐसा सर्कल जिसमें सेंटर ऑफ सर्कल भी मूव करता जा रहा है। तो इस साइकिल के सरकमफेरेंस के पहिए पे, सरकमफेरेंस पे जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो सेंटर के अबाउट सर्कल में घूमते हैं, लेकिन सेंटर खुद स्ट्रेट लाइन में बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे भी ऐसा ही आएगा। देखो ये एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इतना आ गया, वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अपन पता लगा लेते हैं। वो पता लगाना बड़ा आसान है। ये जो इक्वेशन है ना, या सिंपली इक्वेशन 1 में पुट कर दो। इक्वेशन 1 क्या है, dvx/dt is q by m into e minus vy q by m into e minus vy into b। तो यहाँ पे dvx/dt की वैल्यू पुट करनी है आपको सिर्फ। तो ये dvx/dt कितना आ जाएगा, e by b मल्टीप्लाइड बाय qb by m into cos of qb by m into t equal to q by m into e minus v by। तो ये q by m से q by m कैंसिल हो गया, b से b कैंसिल हो गया। तो यहाँ से वेलोसिटी के y कंपोनेंट की क्या वैल्यू आ जाएगी बेटे, e divided by b into 1 minus cos of qb by m into t। ये वेलोसिटी के y कंपोनेंट की इतनी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब एक बार y और x कंपोनेंट पता चल गए तो इनको अपन इंटीग्रेट कर दें, तो मेरे को x और z कोऑर्डिनेट पता चल जाए। x कोऑर्डिनेट क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ vx dt, ठीक है। और 0 से t तक इंटीग्रेट कर, तो क्या आ जाएगा, देखो इसका इंटीग्रेशन करेंगे e बाई बी इंटू क्यू बी बाई एम से डिवाइड कर देंगे तो m बाई क्यू बी, और साइन का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस, तो माइनस कॉस ऑफ क्यू बी बाई एम इंटू टी, और इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 से t तक रखें। तो x की क्या वैल्यू आ जाएगी बेटे, माइनस m e बाई क्यू बी स्क्वायर इंटू
cos qb by m into t minus 1, या इसको ऐसा लिख सकता हूँ m e by b स्क्वायर, ये माइनस साइन को अंदर ले जाओ, इसको 1 माइनस कॉस क्यूबी बाई एम इंटू टी। उसी तरह से y कोऑर्डिनेट अगर पता लगाना है हमें, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई डी टी कर दे, उसको भी 0 से t तक इंटीग्रेट। अब dy की वैल्यू क्या है? dy की वैल्यू है e बाई बी 1 माइनस कॉस क्यू बी बाई एम इंटू टी। e बाई बी बाहर आ जाए, 1 माइनस कॉस क्यू बी बाई एम इंटू टी, dt ऐसा कर देंगे 0 से t तक, तो ये वैल्यू आ जाएगी e बाई बी, इंटीग्रेशन dt की वैल्यू हो जाएगी t माइनस cos क्यू बी बाई एम इंटू टी, dt की वैल्यू क्या हो जाएगी? साइन क्यू बी बाई एम इंटू टी डिवाइडेड बाई क्यू बी बाई एम, तो m बाई, और 0 से t तक इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यही आ जाएगा। y कोऑर्डिनेट इतना, और देखो इसको इसको तुम इस तरह से लिख लो, x माइनस एम ई बाई क्यू बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ एम ई बाई क्यू बी स्क्वायर इंटू कॉस क्यू बी बाई एम इंटू टी, और y को अपन ऐसे लिख लें y माइनस ई टी बाई बी, y माइनस ई टी बाई बी इज इक्वल टू माइनस एम ई बाई क्यू बी स्क्वायर इंटू साइन ओमेगा टी, और इन दोनों इक्वेशंस को स्क्वायर एंड ऐड करो तो क्या मिल जाएगा बेटे? x माइनस एम ई बाई क्यू बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस y माइनस ई टी बाई बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर ई स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर इंटू बी की पावर 4। अब इसको आप एक सर्कल की इक्वेशन से कंपेयर करो, x माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस y माइनस वाई वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, जहाँ पे x1 y1 की क्या वैल्यू आ रही है बेटे? x1 y1 की वैल्यू आ रही है एम ई बाई क्यू बी स्क्वायर कॉमा ई टी बाई बी। मतलब वो जो सर्कल है उसका x कोऑर्डिनेट तो फिक्स है, उसके सेंटर का x कोऑर्डिनेट तो फिक्स है, लेकिन y कोऑर्डिनेट टाइम के साथ बदलता जा रहा है ना। तो मतलब क्या हो गया देखो, इसका जो पाथ है ये x है, ये y का, तो x कोऑर्डिनेट ऑफ द सर्कुलर पाथ इज फिक्स्ड, लेकिन जो सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ का जो y कोऑर्डिनेट है वो चेंज होता था। ठीक है, तो इसका जो सर्कुलर, इसका इसका जो पाथ बनेगा ना, इस तरह के पाथ को क्या बोलते हैं बेटे? इस तरह के पाथ को बोलते हैं साइक्लॉइडल पाथ। सच पाथ इज कॉल्ड एज साइक्लॉइडल। ठीक है, काफी लेंदी है ये, है ना, क्वाइट अ लेंदी क्वेश्चन, लेकिन
इम्पोर्टेंट है ना। और इट इज गिवन इन एचसी वर्मा आल्सो, एचसी वर्मा में भी ये दिया हुआ है, तो इसका एनालिसिस काफी अच्छा है। और कैसे किसी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को हम एक्स वाई जेड में डिवाइड करके उसको समझ सकते हैं, वो है, ठीक है। हालांकि इसका एक तरीका छोटा वाला भी है, वो भी तुमको बताऊंगा मैं। देखो कैसे, पहले एक बार इसको समझ लो हमने क्या किया, पूरे को समझ लेते हैं, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन चालू होगा। हमें दिया हुआ था कि एक पार्टिकल को हमने रिलीज फ्रॉम रेस्ट किया इन अ रीजन जिसमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों थे। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में था, मैग्नेटिक फील्ड नेगेटिव जेड डायरेक्शन में था, ठीक है। अब इस तरह के पार्टिकल का पाथ कैसा होगा ये हमें पता करना है। हमने कहा साहब देखो मैग्नेटिक फील्ड जेड डायरेक्शन में, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड तो जेड डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में है तो वो सिर्फ एक्स डायरेक्शन में ही फोर्स लगाएगा। हमें दो बातें पता चल गई, मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स जेड डायरेक्शन में हो नहीं सकता, इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स सिर्फ एक्स डायरेक्शन में हो सकता है। इसका मतलब मैं जेड डायरेक्शन में कोई भी फोर्स इस पे नहीं आ सकता, ना ही जेड डायरेक्शन में हमने इसको शुरू में कुछ वेलोसिटी दी। इसका मतलब क्या है बेटे, जेड डायरेक्शन में ये मूव ही नहीं करेगा, अगर मूव करेगा तो सिर्फ किधर मूव करेगा, एक्स वाई प्लेन में मूव करेगा। अब एक्स डायरेक्शन में तो नजर आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो वो एक्स डायरेक्शन में इसको वेलोसिटी दे देगा। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड इसको एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी देगा, जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड इसको क्या करेगा बेटे, एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी देगा, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स किधर आ जाएगा, V क्रॉस B के हिसाब से ऐसे ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स आ जाएगा। तो वो जो ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स आया है वो ऊपर की तरफ भी कुछ वेलोसिटी इसको दे देगा, तो इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी कुछ ऐसे एंगल पे हो जाएगी धीरे धीरे। शुरू में ऐसे चलना चालू करेगा, फिर ऐसा बेंड हो जाएगा, और जब ऐसे बेंड हो जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स कुछ इधर आ जाएगा बी क्रॉस बी के हिसाब से। मतलब मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स का वाई कंपोनेंट भी होगा, एक्स भी होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स तो सिर्फ एक्स डायरेक्शन, ठीक है। सिर्फ t इक्वल टू 0 की सिचुएशन की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स 0 है, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी सिंस वेलोसिटी implies नहीं, तो क्या, since velocity is, तो इसका मतलब नेट फोर्स सिर्फ कितना आ गया, QE आई कैप बराबर आ गया, तो एक्सेलरेशन भी कितना आ गया, QE बाई m आई कैप। ये कब की बात है, एट t इक्वल टू 0 की सिर्फ बात है। आगे चले अपन, तो हमने कहा था भाई आगे जाकर के वेलोसिटी कुछ ऐसे हो जाएगी, तो हमने मान लिया लेट वेलोसिटी एट टाइम t बी bx i कैप प्लस b by j कैप। तो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स कितना हो जाएगा उस समय पर, q b क्रॉस b, फॉर्मूला लगाया, q b क्रॉस b की वैल्यू पुट कर दी, b वेक्टर पुट कर दिया, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स कुछ इस तरह का आ गया। अच्छा नेट फोर्स लिखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स भी ऐड कर देंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स कितना है, क्यू ई आई कैप, तो ये आई कैप डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड फोर्स के अलावा एक इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स भी आ जाएगा, और जे कैप डायरेक्शन में तो सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स ही रहेगा। एक्स डायरेक्शन में नेट फोर्स इतना आ गया, वाई डायरेक्शन का नेट फोर्स इतना आ गया, इसको मास से डिवाइड कर दिया तो एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन आ गया, उसको डी बी एक्स बाई डी टी लिख दिया, और वाई कंपोनेंट ऑफ फोर्स को मास से डिवाइड कर दिया तो वाई डायरेक्शन का एक्सेलरेशन आ गया, उसको डी बी वाई बाई डी टी लिख दिया। हमने इन दोनों इक्वेशंस को वापस कॉपी कर दिया अगले पेज में, डी बी एक्स बाई डी टी इतना है, डी बी वाई बाई डी टी। अब देखो इसमें वी एक्स वी बाई डी वी एक्स बाई डी टी डी वी वाई बाई डी टी आ रहा था, हमने क्या किया, इक्वेशन को डिफरेंशिएट किया, इसको फर्स्ट इक्वेशन को टाइम के रिस्पेक्ट में, तो एलएचएस में डी टू वी एक्स बाई डी टी स्क्वायर हो गया, आरएचएस में क्यू ई बाई एम है उसका डिफरेंशिएशन 0 हो गया, और बाकी बचेगा डिफरेंशिएशन कुछ ऐसे लिख दिया कि क्यू बी बाई एम तो कांस्टेंट था, वी वाई का डिफरेंशिएशन डी वी वाई बाई डी टी। फिर इक्वेशन 2 से डी वी वाई बाई डी टी की वैल्यू निकाल करके इक्वेशन 3 में पुट कर दी,
तो कुछ इस तरह की इक्वेशन हमारे पास बनती है ना। डी वी वाई बाई डी टी की क्या वैल्यू पुट कर दी बेटे मैंने, क्यू बी बाई एम इंटू वी एक्स, है ना। तो उससे मेरे पास ये वाली इक्वेशन आ जाती है। इसको आगे ऐसे लिख, हमने देखा अरे यार ये तो अपने पास ओमेगा क्यू बी बाई एम के लिए देखा है, तो एस एच एम की ही इक्वेशन लिखी हुई है और इसको आगे प्रोसीड कर देंगे तो इस तरह का मिल गया। इसका सॉल्यूशन ऐसा आना चाहिए, t इक्वल टू 0 पे x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0 है तो फाई की